आज दरअसल जरूरत है एक प्रोफेशनल ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इकोनॉमिस्ट की। भ्रष्टाचार की रैंकिंग में हम लगातार अव्वल होते जा रहे हैं, 92-94 नंबर है हमारा। और अगर सब चीज चंगा है, सब सुनहरा है, सब गुलाबी है, तो ये सब करने की क्या आवश्यकता। कि हमारी सरकार की तैयारी ही नहीं है क्योंकि हमारे पास विजन नहीं है। तो ग्रोथ के आंकड़े जाली हैं, इसलिए कि हमारा कहीं दिख नहीं रहा, एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं, इंपोर्ट बढ़ गया। इकोनॉमिस्ट अब ये कह रहे हैं कि जो खेती किसानी में लगे हुए लोग हैं पिछले 10 साल में उनकी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आत्मनिर्भरता की अगर बात है, विकसित भारत की बात है, तो किन चीजों में हम आत्मनिर्भर हैं। साधारण आदमी है, वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए बाजार में सोना गिरवी रख रहा है। बैंकों के अंदर जो क्रेडिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। यानी कर्जा लेके भी उतने लोग उतनी खरीदारी नहीं कर रहे हैं जितनी 2-3 साल पहले हम करते थे। एक कंपटीशन चल रहा है रूस और अमेरिका में, और दोनों भारत पर दबाव डालने का प्रयास कर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑलरेडी कह चुका है कि इस बार रेन डिफिशिएंट इकोनॉमी होगी। नई टेक्नोलॉजी में जब तक छलांग नहीं मारेंगे तब तक आत्मनिर्भरता नहीं होगी। तो उन्होंने एक तरीके से वार्निंग दे दी सरकार को कि भैया चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो हमारी तैयारी नहीं है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी सरकार की तैयारी ही नहीं है क्योंकि हमारे पास विजन नहीं है। और विजन इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के साथ इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं वो फर्स्ट रेट टैलेंटेड लोग नहीं है। आज की तारीख में भारत की जो 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 पूरी जो जिसे कहते हैं ना कि इकोनॉमी की जो टीम है वो टीम नहीं है जो नरसिम्हा राव के जमाने में इकट्ठा हुई थी, जिसमें मनमोहन सिंह थे, जिसमें मोंटेक अहलवालिया थे, जिसमें तमाम लोग थे, बड़े टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया गया था और फिर उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था को खोलने का काम किया गया। आज दरअसल जरूरत है एक प्रोफेशनल ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इकोनॉमिस्ट की, जिसको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए जैसे नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। उस तरीके के हमको आज की वित्त मंत्री की जरूरत है और वो एक ऐसी टीम बनाए जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी को समझता हो और आने वाले 20 साल की प्लानिंग करके चले। हमारे पास चूंकि उस तरीके का टैलेंट नहीं है। अब हमारी जो वित्त मंत्री है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग वित्त मंत्री हो गई है, लेकिन क्या उनकी अर्थनीति, क्या उनकी अर्थ को समझ जो है वो हम ग्लोबल लेवल पे किसी बड़े इकोनॉमिस्ट से उनके मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है आप उनको ही देख लीजिए, क्या उनकी कोई ग्लोबल रिकॉग्निशन है? कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है, किसी और की जानकारी में तो बात अलग है। तो आपके पास टैलेंट पूल इतना कम है कि और ना आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप कभी बैंडेड लगा रहे हैं, कभी आप थोड़ा सा किसी पे ऑइंटमेंट लगा दे रहे हैं, तो उससे तो जो जो गहरे गहरे चोट लगे हुए हैं या जो गहरी बीमारी है उसका इलाज तो होने वाला नहीं है। सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं और आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं, हाँ सर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थे। हाँ सर। लेकिन अभी हमारी बात भी हुई थी सर लास्ट। हाँ जी। हाँ। तो उन्होंने ये लिखा था कि भारत जब हाँ। 2013 में भारत को फ्रजाइल 5 की लिस्ट में हाँ। डाला गया था, हाँ। आज की तारीख में फ्रजाइल 2 में है। हम्म। ये जो, और उसका एकमात्र कारण ये था कि भारत का जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट था, जो फ्रजाइल 5 की बात की गई थी वो दरअसल भारत के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को लेकर बात की गई थी। आज भी लगभग उसी तरीके से या बल्कि उससे वर्ष स्थिति है। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, इन स्थितियों में आप सड़क पर देख लीजिए ना, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सड़क पर खाली देख लीजिए, लोगों के अंदर एक बेचैनी मैं देख रहा हूं, लोगों के अंदर एक विवशता देख रहा हूं, लोगों की आय बिल्कुल नहीं बढ़ रही। मैंने पहले भी इस बारे में कह चुका हूं कि आज से करीब 3-4 साल पहले की बात है, इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे के मुताबिक 60 से 65% लोगों ने यह कहा था कि उनकी आय पिछले सालों में बिल्कुल नहीं बढ़ी है, बल्कि आय कम होती जा रही। इकोनॉमिस्ट अब ये कह रहे हैं कि जो खेती किसानी में लगे हुए लोग हैं पिछले 10 साल में उनकी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ये भारत के एग्रेरियन हिस्ट्री में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब खेती किसानी करने वाले किसानों को, कृषकों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, बिल्कुल एक फ्लैट लाइन सी दिखाई पड़ रही है। ये स्थिति पैदा हो रही है। तब जब लोगों की आय नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो सोसाइटी के अंदर डिमांड कहां से, क्योंकि फिर वो अपनी जो उनकी जो बहुत एसेंशियल कमोडिटीज होंगी, जो बहुत जरूरी चीज होंगी, उनको ही खरीदेंगी। जब सोसाइटी में डिमांड कब आती है? जब आदमी के पास पैसा होता है
और पैसा होने के बाद जब एसेंशियल्स जो जो चीजें होती है, उसकी रोजमर्रा की चीजें, उसको उसको खरीदने के बाद भी उसके पास अगर कुछ पैसा रहता है, तब वो जाके आइसक्रीम खरीदेगा, तब वो जाके जो दूसरी चीजें खरीदेगा। लेकिन पहली उसकी जरूरत तो रोटी कपड़ा मकान की है। तो इसलिए, और आप देखिए बड़े पैमाने पर लोग सोना खरीद के उसको रख रहे हैं। वो क्यों रख रहे हैं? या बैंकों के अंदर जो क्रेडिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग बैंकों में जाके पैसे उधार ले रहे हैं और उधार से अपना जीवन चला रहे हैं। तो क्रेडिट का बढ़ना, गोल्ड का लगातार खरीदना, ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों की आय बढ़ नहीं रही है और लोगों को इस बात की आशंका है कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। देखिए, सोना हमारे भारतीय समाज में एक सबसे जरूरी चीज इसलिए है क्योंकि जो मिडिल क्लास मानसिकता है कि भाई अगर सब कुछ चला गया तो कम से कम घर में सोना रहेगा, तो उसको बेच के कुछ कर लेंगे। महंगाई के जब खिलाफ घर पे सबसे बड़ा संकट हथियार है सर वो, उसके रेट के आप बिल्कुल दशकों से देखिए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे जब कोई परिवार बैंकरप्सी के कगार पहुंच जाता है तो वो अपनी पत्नियों के पास जाता है, अपनी औरतों के पास जाता है, फिर उनका सोना लेता है, फिर वो मार्केट में गिरवी रखता है, फिर उससे पैसा लेता है। तो सोने का हमारे भारतीय जीवन में बहुत महत्व है। तो जब क्रेडिट लगातार बैंकों में बढ़ रहा हो, लोगों की आय नहीं बढ़ रही हो, किसानों की आय नहीं बढ़ रही हो, और ऐसे में एल्नीनो का संकट अगर हमारे सामने हो कि हमारी तो अर्थव्यवस्था एक तरीके से हम देखें तो मानसून आधारित है, और अब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो साफ तौर पे कह रहा है कि एल्नीनो का कहर होगा यहाँ पे मानसून, और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑलरेडी कह चुका है कि इस बार रेन डिफिशिएंट इकोनॉमी होगी, मतलब मानसून जो है वो पहले की तुलना में कम होगी। तो 90% से कम अगर हमारे यहाँ मानसून होने वाला है तो इसका मतलब ये कि देश के कुछ इलाकों में बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, जहां पानी बिल्कुल ना बरसे। हो सकता है दिल्ली में पानी बरस रहा हो लेकिन बिहार के अंदर ना बरस, हो सकता है बिहार के अंदर बरस रहा हो और राजस्थान के अंदर ना बरसे। तो पानी जब तक इवेंट तौर पर पूरे देश के अंदर नहीं रहेगा तब तक तो अर्थव्यवस्था, और अगर मान लीजिए कि 10-20% अगर मानसून डेफिशिएंट है तो उससे तो बहुत बर्बादी की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि सीधे खेती किसानी उससे अफेक्टेड होगी, उससे नुकसान हो पाएगा, बड़ी बड़ी किसानों की हालत खराब हो जाएगी। तो मैं ये तो नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी की तरीके से एक सुनामी आने वाली है, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो मैं कॉमन सेंस के आधार पर देख रहा हूं कि आर्थिक स्थिति लगातार घटती जा रही है। पहले हम दुनिया की थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब सब लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने वाले थे, वहां से 4 पॉइंट से घट के हम छठे नंबर पर आ गए। और अगर आप हमारे जो मित्र हैं, देखिए मैं उनका नाम भूल गया हूं, बड़ा अफसोस की बात है कैसे मैं उनका नाम भूल गया हूं, जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि भारत का जो पर कैपिटा जो जीडीपी ग्रोथ है और डॉलर के टर्म्स में, उसमें उन्होंने भारत को एक तरीके से 16वें नंबर पर रखा था। ये जो स्थिति हमारे सामने दिखाई पड़ रही है, ये स्थिति कोई बहुत अच्छी स्थिति, सुरजीत भल्ला, देखिए याद आ गया उनका नाम, डॉक्टर सुरजीत भल्ला। तो सुरजीत भल्ला ने कहा है कि 2000 ये जो इंडियन रैंक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज 9th। अब आप ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब अगर मैं कहूं तो लोगों को बड़ी हंसी आएगी। वो कह रहे हैं पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ इन यूएस डॉलर टर्म इज 16th। अब ये स्थिति जहां पर है ना, तो ये, और सुरजीत भल्ला ने खुद ही कहा है, जो जिसका मैंने कहा कि फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू फ्रेजाइल 2, टर्की के साथ, टर्की का नाम उन्होंने लिया। तो ये तो मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो सुरजीत भल्ला कह रहे हैं, जो भारत की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं और आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, और जिनके बारे में कहा जाता है कि दरअसल मोदी सरकार के बड़े समर्थक माने जाते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि भाई चुनाव जितना एक अलग चीज हो जाती है, और भारत की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसको संभालना एक अलग तरीके की चीज है। तो उन्होंने एक तरीके से वार्निंग दे दी सरकार को कि भैया चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत खराब है। इस लिहाज से उन्होंने कहा 16-17 लाख करोड़ 18 लाख करोड़ हमारे यहाँ बैंकों का राइट ऑफ करके इन लोगों को मदद की गई है, प्लस कारपोरेट टैक्स में घटा के इनको मदद की गई है। खुद वित्त मंत्राणी कहती है कि हमारी वजह से कारपोरेट्स को पिछले 12 साल में करीब 30% का एनुअल प्रॉफिट हुआ है। तो उनका तो हो रहा है। दूसरी और दूसरे आंकड़े भी देख लीजिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का 48% लोगों का, मतलब सॉरी 48% इस समय कहा जा रहा है कि सोना गिरवी रखा जा चुका है। ये मात्रा पिछले 2-3 सालों में 30% से 48% पहुंची है। यानी जो साधारण आदमी है
वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए बाजार में सोना गिरवी रख रहा है। शेयर मार्केट में तो तबाही आ ही चुकी है, बिल्कुल। पूरे देश का मतलब इतना नुकसान हो गया है लोगों का कि उसकी कोई, ये सब जो करीब 12-13 करोड़ लोग नए आए थे इसमें इन्वेस्ट करने, वो सब लूटे गए हैं इस पूरे दौर में। अभी पिछले 1-1.5 साल में जो हालत हमारी हो रही, क्योंकि दुनिया का सबसे पोरेस्ट शेयर मार्केट इस समय भारत का है। तो ये हमारी सच्चाइयां हैं। एक्सपोर्ट हमारा कुछ बढ़ा नहीं, इंपोर्ट हमारा बहुत बढ़ गया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत आने लगी। अब तो आ रहा है, डिटेल्स आरबीआई ने भी स्वीकार किया है। और अभी गोल्ड वाली कंट्रोवर्सी आ ही गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण फेयर नहीं आया। उन्होंने स्टोरी मई पे की, उन्होंने कागज अप्रैल तक का दिया आरबीआई ने। तो ये कमाल है। तो इस तरह का सब चल रहा है कमाल हमारे देश में फिलहाल। देखिए ये कमाल कहाँ तक जाता है। भाई 4 चीजें देख लीजिए। ये देख लीजिए कि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट का परसेंटेज कितना हो गया, क्रेडिट कार्ड में कितने लोग डिपेंडेंट हो गए, लोन कितना लोगों ने ले लिया, पर्सनल लोन कितने लोगों ने ले लिया, गोल्ड लोन कितने लोगों ने ले लिया, और एफएमसीजी की सेल का क्या स्टेटस है। ये 4-5 आंकड़े अगर आप ले लीजिए तो आपके सामने तस्वीर साफ हो जाती है, जिससे ये तस्वीर होती कि एक, हमारे साधारण लोग ज्यादा कर्ज उठा रहे हैं इस समय ऐसे माध्यमों से जिनका ब्याज बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड तो करीब 47-48% तक ब्याज लेते हैं। और ये जो पर्सनल लोन वगैरह है ये भी चक्रवृद्धि टाइप होता है, तो 28-30% जाता है। गोल्ड लोन वगैरह में तो मनमानी लूट है ही है, ज्यादातर इसमें डिफॉल्ट होकर गोल्ड आपका लूट जाता है। तो ये, और दूसरे हम बाजार में जो माल है एफएमसीजी का उसको खरीदने में हमारे कम लोग मिल रहे हैं, यानी कर्जा लेके भी उतने लोग उतनी खरीदारी नहीं कर रहे हैं जितनी 2-3 साल पहले हम करते थे। ये सब क्या इंगित कर रहा है? ये सब यही कर रहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग कर्जा लेके जिंदा है और कठिनाइयों में फंसते चले जा रहे हैं। और इससे ऐसी दर्दनाक खबरें आ रही हैं, जैसे सुबह आई कि वो बच्ची एक जिसने आत्महत्या कर ली नीट की, वो नीट के दूसरी उसमें न जाने से पहले, उसके पिता ने बहुत लोगों से लोन लेके उसको पढ़ाया हुआ था। 3 लाख रुपए उसने किसान क्रेडिट कार्ड से कर्जा लिया हुआ था। तो ये जो आज के दौर में जो हमने एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, तो स्कूल्स वगैरह सबको प्राइवेट, शुरू से ही प्राइमरी से ही प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो सरकारी है 90,000 से ज्यादा हमने स्कूल बंद कर दिए, बजट हमने बढ़ाया नहीं, जो स्कूल्स हैं उनकी रिपेयर वगैरह बाथरूम वगैरह की कोई फैसिलिटी हम बढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि पैसे ही हम नहीं दे रहे। कुल मिला जुला के हर राज्य चूंकि इस समय कर्जा ले लेके अपना लोगों को तनख्वाह दे रहा है, चुनाव में आजकल रिश्वत बांटने की नौबत आ गई है, तो बड़े से बड़े राज्य महाराष्ट्र जैसे जो हैं वो फंस गए हैं। चुनाव में पैसा बांट देते हैं, उसके बाद वो इन्हीं योजनाओं से और ज्यादातर शिक्षा उक्षा से ही पैसा ले लेते हैं, और इसमें और कम हो जाता है। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी ओर हमने क्रोनी कैपिटलिस्टों को छोड़ दिया है खुला, उनके लिए जंगल कटवा दे रहे हैं, उनके लिए आदिवासी मरवा दे रहे हैं, उनके लिए मजदूरों पे गोली चलवा दे रहे हैं, लाठी चला दे रहे हैं, एनएसए लगा दे रहे हैं। तो हम कुल मिला जुला के हाहाकार पैदा कर रहे हैं। और दूसरी ओर हम जो क्रोनी कैपिटलिस्टों में आपस में प्रतिस्पर्धा है, उसमें हम किसी किसी का पक्ष ले रहे हैं। अब रानी जी के लिए वेदांता पे ईडी गई हुई है, इसके पहले रानी जी के लिए कई और कंपनियां लूटी जा चुकी हैं, एनडीटीवी समेत। तो ये सब रेफरेंसेस बता रहे हैं कि यहाँ कोई पैसा क्यों लगाएगा। इसीलिए वो आंकड़ा आ रहा है कि साहब हमारे उद्योगपतियों ने अमेरिका में जाके बैठक की और अमेरिकी राजदूत ने यहाँ बयान दिया कि साहब हमारे यहाँ $20 बिलियन इन्वेस्ट करने इंडियंस आ रहे हैं, जो, और हमारी वित्त मंत्राणी कह रहे हैं कि हमने इनको इतना कमवाया 12 साल में 30%, और ये यहाँ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा? यहाँ इन्वेस्ट करेगा और जरा सा बड़ा हो जाएगा तो अडानी साहब उसको ऊपर से लूट लेंगे। सहारा वो निकल गए, जेपी ग्रुप वो निकल गए, वेदांता को अभी उन्होंने फंसा ही लिया, और एयरपोर्ट में जो उनके सामने आया उसको निकल गए। पोर्ट जो है बंदरगाह लगभग गंगावरम वगैरह सब वो पहले ही झोंक में, पहले ही 5 साल में निकल गए थे मोदी जी के। तो सारे पोर्ट उनके पास, कमाऊ एयरपोर्ट उनके पास, और माइंस सारी उनके पास, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में भी वो अच्छा खासा दखल रख रहे हैं, प्रोडक्शन में तो 25% हो गए हैं, सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं। अभी तो वो एयरपोर्ट पर उन्होंने धमकी दी है, जिससे अंबानी भी परेशान है, और सब लोगों ने, जितने ये ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल, अंबानी, वोडा, इन सब लोगों ने शिकायत की है ट्राई से कि ये कैसे कर रहे हैं भाई, एयरपोर्ट को कह रहे हैं हमारे जरिए आइए, यानी वो इस लाइन में भी आना चाहते हैं।
तो अब वो अडानी जो है हर क्षेत्र में जो भी कमाऊ धंधा उनको दिखेगा उसको वो छीन लेंगे, ईडी से छापा मरवा देंगे, सीबीआई में केस करा देंगे, जेल में बंद करा देंगे। एक देखिए वो मद्रास की कंपनी थी, उसके मालिक को 32 महीने जेल में डाला, अल्टीमेटली वो बेच बाच के बेचारा जान बचा के। तो अब कौन यहाँ पैसा लगाए? तो इसलिए पैसा यहाँ से बाहर भाग रहा है, यहाँ का भी भाग रहा है, बाहर वाला आ नहीं रहा है। वो भी कैसे आएगा जब देख रहा है कि यहाँ वाले ही खुद अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, दूसरे कोर्ट्स वगैरह में मामले चले जाते हैं, उनके बारे में भी अब तो सारी दुनिया के अखबारों में सब जगह छप चुका है कि हमारी कोर्ट्स वगैरह भी इसी तरह के कैपिटलिस्टों का या सरकार संरक्षित कैपिटलिस्टों की मदद करती हैं और कोई कानून कायदा बचा नहीं। तो शीतल जी भ्रष्टाचार जी सर जी। भ्रष्टाचार की रैंकिंग में हम लगातार अव्वल होते जा रहे हैं, 92-94 नंबर है हमारा। क्या होना है फिर? इस सब में क्या होगा? सिंपल बात है, समझ लीजिए। शेयर मार्केट में हम नीचे तलबे में आ गए हैं, हमारी इकोनॉमी डूब रही है, ये फैक्ट्स अब सबके पास हैं। दूसरे सबके पास ये भी फैक्ट्स हैं। अब तो सी ग्रेड जब से आईएमएफ ने किया है, सबने अपने अकाउंटेंट्स को स्क्रूटनी पे डाल दिया है, तो उन्होंने तो स्क्रूटनाइज करके देख लिया कि हमारे आंकड़े फ्रॉड हैं। हमारे खुद ही पुराने इस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार वगैरह खुद ही उसको एक्सपोज कर दे रहे हैं। पुराने फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह ने सब बता दिया कि 2 अंकों का 2.5 अंकों का इसमें घपला है। सुब्रमण्यम स्वामी ओमी तो बहुत पहले से इसको चिल्ला रहे हैं, और अरुण कुमार जैसे प्रोफेसर तो बताते हैं कि एक्चुअली हमारी तो 2.5% ही हार्डली ग्रोथ है। तो ग्रोथ के आंकड़े जाली हैं, इसलिए कि हमारा कहीं दिख नहीं रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं, इंपोर्ट बढ़ गया, और दूसरे हमारा ऑयल और दूसरा हाइड्रोकार्बन में प्रोडक्शन हमारा घट गया। रेमिटेंस और सर्विस के अलावा किसी चीज में हमारी ग्रोथ दिख नहीं रही है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी माइनस हुई है। तो जब कोई चीज कहीं से दिख नहीं रही तो कैसे इकोनॉमी बढ़ रही भाई? जादू ये कहां से हो रहा है? तो ये सब फ्रॉड जो आंकड़ों का कर रहे थे वो भी सबने पकड़ लिया है। तो अब देखिए ये धोखाधड़ी कितने दिन चलती है। अब तो अब सरकार क्या कह रही है और रिजर्व बैंक क्या कह रहा है, इसी में थोड़ा देखिए अंतर। और रिजर्व बैंक ने तो लगभग लगभग 5% का महंगाई दर भी बताया है, 4.7 का। दुनिया के प्रभाव का जिक्र भी किया है कि पड़ सकता है और मुश्किल मुश्किल भरा है, बाद में पार पा लेंगे। लेकिन कोई भी कहेगा तो ऐसे ही बोलेगा जैसे बोला गया है। सरकार हो सकता है कि एक आशा का सैलाब बहाने का कोशिश कर रही हो, मतलब आशा का धारा कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन सब देर से काम कर रही है। देर से काम करने का मतलब यह है कि जो कीमत बढ़ाने की बात थी तेल आदि का, पेट्रोलियम वगैरह का, उसमें 3 महीना लेट हो गई। धीरे धीरे बढ़ाती तो ज्यादा अच्छा रहता। बढ़ना तो था ही कि भाई 90% जब आप बाहर से लाते हैं तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। और अभी और कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि लग नहीं रहा है कि कोई कम दाम पे मिलने का है। और जब खास तौर से अगर आप वेनेजुएला से लेंगे तब तो समय भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा और डॉलर भी लगेगा। पहली बात जी। दूसरी बात, आपने ये देखा होगा कि एक कंपटीशन चल रहा है रूस और अमेरिका में, और दोनों भारत पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। मैं एक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जी। दोनों, एक कहते हैं कि जी हमारे बहुत मित्र हैं और हम बहुत पैसा कमा रहे हैं भारत से। एक माननीय राष्ट्रपति महोदय ने ये कहा। हाँ, तो दूसरे राष्ट्रपति ने ये कहा कि भाई भारत पर कोई दबाव नहीं चलेगा। माने दोनों मिलके दबाव डाल रहे हैं। मैं तो इसका अर्थ ये लगाता हूं कि हम जो कहते वो कर लो, तुम्हारे हित में ये है। तो दो बात ये हो गई। तीसरी बात, जब मैंने कहा कि बहुत सारे फैसले, अभी देखिए ताबड़तोड़ फैसले जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, अपनी बातों में भी जिक्र कर रहे थे जी, कि भाई एफडीआई दिक्कत हो रही है, एफआईआई भाग रहे हैं, एफपीआई भाग रहा है। तो उसको लेकर सरकार ने कई फैसले किए हैं। फैसले किए हैं कि एक टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म का, उसको हटा दिया है। बॉन्ड पर जो है वो राहत दी है विदेशियों के लिए, एनआरआई के लिए, पीआईओ के लिए, वगैरह वगैरह के लिए।
23 से चला रहा था, तो ये सब पहले क्यों नहीं किया? हाँ, और अगर सब चीज चंगा है, सब सुनहरा है, सब गुलाबी है, तो ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात, तेल की तो ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हाँ, तेल के बारे में सबको मालूम है कि ये तेल माने ईरान का संकट समाप्त हो जाए तो भी अब हमारे लिए दिक्कत है कि तेल महंगा मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा ये अभी तय नहीं है, कौन जबरदस्ती करके देगा आपको, ये भी है। सुन रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत होती है उसे $20 ऊपर चलता है, अंतिम मतलब जब ठेका बोली खुलती है तो हाँ, कीमत जो रहे, लेकिन बोली के आधार पर आपको मिलता है। फिर हमने आप देखा कि जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो $40 बिलियन के लगभग घट गया है पिछले 3-4 महीने में। $40 बिलियन बहुत होता है। और जो बढ़ा हुआ था, कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि वो चूंकि सोना का कीमत पहले बढ़ा हुआ था, तो सोना का जो सपोर्ट था इसके वजह से था। अब सोना का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शायद घटा है, मुझे अभी ध्यान नहीं है, हाँ, तो घटा है तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार भी घटा है, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हम जिसकी बार बार जिक्र करते हैं, मैं कोशिश करता हूं आपके शो में कोई नई बातें बोलूं, हाँ, ये नहीं कि वो पुरानी बातें दोहराऊं, हाँ, लेकिन कुछ एक चीजें तो स्थायी रहती है ना। हाँ, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ लोग निराशावादी हैं, हाँ, देश को बोले। नीचा दिखा रहे हैं, दिखाते हैं, और ये वगैरह वगैरह। तो आत्मनिर्भरता की अगर बात है, विकसित भारत की बात है, तो किन चीजों में हम आत्मनिर्भर हैं? और आज के डेट में मैं फिर से दोहराता हूं इस बात को कि नई टेक्नोलॉजी में जब तक छलांग नहीं मारेंगे तब तक आत्मनिर्भरता नहीं होगी। ताकि आप जो आत्मनिर्भरता जिन चीजों में करेंगे, है ना, वो बहुत मुश्किल काम भी है, टाइम टेकिंग भी है, और नई चीजों में हम जो पीछे छूट रहे हैं वो एक बहुत भारी संकट है। ये नई चीजों से जब मैं बात कह रहा हूं, तो मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि अगर आप एआई ले लीजिए, एआई का इंफ्रा टेक्नोलॉजी का इंफ्रा ले लीजिए, डेटा ले लीजिए, डेटा जो होते हैं डेटा, और सेमीकंडक्टर आदि आदि ले लीजिए, जो नए टेक्नोलॉजी हैं हाँ, उसमें हम कहीं ठहर नहीं पा रहे हैं, और वो $135 ट्रिलियन का उसका पूरा जो है आकार है पूरे दुनिया में। तो उसमें आप जब तक उसमें छलांग नहीं मारेंगे, अब थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है देख रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं छलांग मारेंगे तो अब कहां से आत्मनिर्भरता आएगी, मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल। पूरा हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, देश में जो उत्पादन है, वो बहुत कुछ आयातित मटेरियल पर आधारित है। तो आयात में लाना है तो आयात तो आपको रुपया में तो कोई देगा नहीं, वो भी डॉलर में देगा, हाँ, मोटा मोटी डॉलर में ही देगा। हाँ, तो चाहे आप दवा इंडस्ट्री लगा ले, चाहे हाँ, कई ऐसे इंडस्ट्री हैं जो बिना उसके, यहाँ सोलर तक कि आप बिना उसके नहीं काम कर सकते। अच्छा, अब सब लोग यहाँ पैसा लेके कुछ भाग रहे थे, सब यहाँ कमाते थे, बाहर भेज देते थे, और हाँ, बाहर वाले ऐसे ही उनको जहां जहां कमाई मिल रहा है वहां भाग जाते थे। तो अब बताइए ना, ताइवान, हांगकांग और साउथ कोरिया जैसे देश, इन देशों का जो शेयर बाजार है, क्योंकि वहां एआई का बोलबाला चल रहा है, तो सब पैसा वहां लग रहा है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ किस चीज में लगे? हमारे यहाँ भी कुछ एआई की चीजें हैं, लेकिन बहुत रूडिमेंट्री हैं। तो वो वाली संकट आ रही है। प्लस अगर आप वो देखें कि जो अभी बात चल रही है मानसून का, कि मानसून 10% तो कम जरूर होगा। किसानों का जो खाद है, उर्वरक है, जिसको हम फर्टिलाइजर या जो भी कहते हैं, तो फर्टिलाइजर में जो जिस फर्टिलाइजर की जरूरत है खाद की, वो जो है हमारे पास उसका, लोग कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं कि 1/3 ही है हाँ, हमारे पास, वो भी
जो है आपको उतना ज्यादा बाहर से मंगाना पड़ेगा। अब उसकी कौन कीमत कितना लगाता है, अभी सुना है कि ठेका निकला है, तो वो वाले भी संकट है। तो संकट है कई तरह के। अब संकट में हम बेचे क्या भाई? हम क्या बेचे, दुनिया में क्या बेचे जिससे हमारा सब काम बढ़िया से चले? उसमें जो है, अब एक जेम्स ज्वेलरी का है, तो जेम्स ज्वेलरी में तो आप सोना का सुन ही रहे हैं कि क्या है, उसके बिना तो जेम्स ज्वेलरी बनेगा नहीं। वो अलग संकट है। दवा में हमने आपको बता दिया कि बहुत एपीआई का जो है पूरा आयात ही होता है, तब जाके दवा बनती है। इसी प्रकार से बहुत सारे मशीनरी की जरूरत है। और जानते हैं एआई में जो इलेक्ट्रिक वाली चीजें हैं जी उसको कूलिंग सिस्टम और क्या 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 क्या, ये सब बहुत महंगा है, खर्चीला है, और उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो एक संकट हो रहा है ना, वो संकट हो रहा है। अभी हमने उतना टेक्निकल बात करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ अभी हम सुन रहे हैं कि इथेनॉल के 500 पेट्रोल इथेनॉल के 500 केंद्र खुलेंगे। हाँ तो खुलने चाहिए भाई, कौन इसको विरोध करेगा, खोलिए। लेकिन तो अभी तक कहीं नहीं खुला, एक चीज। दूसरा कि इथेनॉल की ही बात हो गई, इसके अलावा अगर आप देखिए हाँ तो जो हम कहना चाह रहे थे हमारे दिमाग से निकल गया जी कि मतलब जो वैकल्पिक ऊर्जा में, मैं मानता हूं कि सोलर में काम हुआ हाँ है ना, हुआ है। लेकिन जो दीर्घकालिक नीति नहीं रहती है तो दिक्कत होती है। और ये साफ साफ देखने को आ रहा है कि आप देखिए ना, अभी आपका 24 से 26% जो है सिलेंडर की मांग कम हो, सिलेंडर की मांग कम हो गई। तो हम लोगों ने जब सिलेंडर चलाया था तो ऐसी सोच होनी चाहिए थी कि कल को ऐसी संकट आ सकती है, आ सकता है, जो कि आया हुआ है। तो ये हो गया। तो सब जो गांव में जो उज्ज्वला उज्ज्वला में मिला था, अब उनका क्या होगा पता नहीं। लेकिन मोटी बात, जो बात विक्रांत जी है, जी वो संकट है। तूफान तो है, जो कि जैसा राहुल गांधी ने राजनीतिक रूप से ही कहा होगा, लेकिन तूफान जैसा है। तो अभी फैसले होने शुरू हुए हैं, चुनावों की वजह से हमारे यहाँ हर चीज स्थगित हो जाती है। तो स्थगित होने के बाद कुछ एक फैसले हुए हैं, देखते हैं कि उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बाहर से पैसा आता है, शेयर बाजार में पैसा लगता है, लेकिन जब तक हाँ बुनियादी चीजों पे हमारे देश में ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक हम पुराने जमाने के उत्पादन में हैं। अब हमको नए जमाने के, नए टेक्नोलॉजी के, नई चीजों की चीजों में लगना होगा, तभी कोई एक रास्ता है। क्योंकि तो अभी तो एआई के प्रभाव देखने से लगे, जो टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े बड़े कंपनी है दुनिया के, उसी में से 2-3 महीना में 25-30-40 हजार लोगों को निकाल दिया है बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाले ने। हाँ टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के लोगों को निकाला जा रहा है। तो अब अगर उसका प्रभाव पड़ना है, और हमारे यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था उतनी तगड़ी तो है नहीं, तो जब नहीं है, बेरोजगारी है, जवान है आपके यहाँ, कुछ एक बनाना पड़ेगा, ताबड़तोड़ कोई बड़े स्तर पे फैसला करना पड़ेगा। और हम कहने को कितना भी हम कह दें कि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, लेकिन आत्मनिर्भरता की जो जरूरतें हैं उसको तो पूरा करना पड़ेगा। और खाने पीने का तो चलो अभी भी देश में हो जाएगा काम, वो भी हो जाएगा, लेकिन कमाने वाला कहाँ से होगा? तो हम तो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि सवाल महंगाई का नहीं है, सवाल कमाई का है। कमाई का और है। कमाई किस, अब कमाई कहाँ से आएगी? कमाई आएगी कहाँ से? कमाई कहीं कोई काम करेगा, उत्पादन होगा, फैक्ट्रियां चलेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगा, स्मॉल बिग इंडस्ट्री सब होंगे, तभी ना, तभी ना होगा। या ऐसे ही हो जाएगा, हवा में हो जाएगा? अब सरकार में नौकरी मिलती है क्या? वो कौन देगा? सरकार, सरकार में भी अब ठेके पे लोग लिए जाते हैं। हमने पता किया, मैं कल एक अस्पताल में था तो पता किया कि सब तो यहाँ ठेका पर चला गया है, क्योंकि उससे सरकार का बोझ हल्का होता हाँ बिल्कुल, है हर ना। जगह सर, हर जगह। हाँ, तो ये सारी दिक्कतें आ रही, और किसानों पर कई तरह के मार एक साथ होंगे, है हम्म कि नहीं? तो मार हो ही रहे हैं इनफैक्ट।
तो ये सारी दिक्कत है कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा ही, उसका कोई उपाय नहीं है, और डॉलर में ही देना है मोस्टली। एक्सपोर्ट के फिगर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस तरह से मामला अवरुद्ध है, कहीं ट्रेड टैरिफ का मसला है, तो कहीं आवागमन का मसला है, तो कहीं कुछ का मसला है, कहीं कुछ का मसला है, तो जिन चीजों से आप एक्सपोर्ट भी करते हैं वो भी बाधित होगा, ऐसा मेरा मानना है। इंपोर्ट भी बाधित होगा, तो इंपोर्ट जब बाधित होता है तो आपको पैसा ज्यादा चुकाना पड़ता है, और एक्सपोर्ट जो बढ़े, रुपया जो है 100 के पास पहुंच गया, बहुत लोग तर्क दे रहे हैं कि तो अच्छा हो रहा है भारत के एक्सपोर्ट के लिए, है ना। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए माल तगड़ा हो, जिसकी जरूरतें हो, तब तो ठीक है, लेकिन आपको जो इंपोर्ट आप करते हैं उसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। बताइए, तेल के बिना क्या काम चलेगा? बताइए, अगर आप मशीनरी उद्योग में हैं, आदि आदि में हैं, तरह तरह के, तो बिना आयात के कैसे कर लेंगे? कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? तो ये एक चक्रव्यूह तो जरूर फंस गया है। बाकी आपने पूछा है, राहुल गांधी ने तो कहा है कि इकोनॉमिक सुनामी, मैंने भी सुना था। अब वो किस आधार पर कहते हैं उसको और वो स्पष्ट करे, तो क्योंकि हम अगर टिप्पणी कह देंगे कि भाई इतना तो मेरा वो नहीं है कि मैं कह दूं कि हाँ सुनामी ही है आने वाला है, वो बताएंगे, वो बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, उनको बहुत सारे इनपुट रहते हैं। अगर इसको समझ जाता कि हाँ सुनामी आने वाला है, मैं संतुष्ट होता तो मैं बोल देता। लेकिन कष्ट है, चुनौतियां हैं, संकट है, और वो चौतरफा संकट है, इतना हम जरूर करें। और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, बहुत पहले से कह रहा हूं।